गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम लोग इस लेक्चर में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एनालिसिस कैसे होगी। जैसे हमने ये देखा था कि फॉल्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस और सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने क्या क्या देखा था कि ट्रिपल लाइन टू फॉल्ट या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है? जिसमें वोल्टेज, जिसमें जो हमारा पोस्ट फॉल्ट सिस्टम है वो बैलेंस्ड है। दैट मींस कि वोल्टेजेस और करंट्स इक्वल हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है कि हमारा पोस्ट फॉल्ट सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इन तीनों फॉल्ट्स में हमारा पोस्ट फॉल्ट सिस्टम जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। पोस्ट फॉल्ट सिस्टम बिकम अनबैलेंस्ड, दैट इज करंट्स एंड वोल्टेजेस बिकम अनइक्वल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को डीप में स्टडी करेंगे कि किस तरह से अगर कहीं पे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो उसकी एनालिसिस कैसे होगी, जो हमारी फॉल्ट करंट आएगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस होंगे वो कैसे कैलकुलेट होंगे। कोई सिंगल एलिमेंट कनेक्ट है, जनरेटर है, उसके टर्मिनल पे अगर फॉल्ट हुआ है तब कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर पूरा पावर सिस्टम हमने ले लिया है, कहीं पे कई सारे जनरेटर्स कनेक्ट हैं, ट्रांसफार्मर्स कनेक्ट हैं, लाइन है, उस वक्त कहीं पे किसी पोर्शन पे अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है तो पोस्ट फॉल्ट करंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फॉर जो फॉल्टेड फेज है। मान लीजिए फेज ए में फॉल्ट हुआ है, उस फेज ए का जो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज है और उसके अलावा जो बाकी के जो दो फेजेस हैं बी और सी, उसमें क्या पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज है। मींस कि एवरी फेज, एट एवरी फेज वी विल कैलकुलेट द पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस एंड करेंट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन मैंने ये लिखी है, पोस्ट फॉल्ट सिस्टम बिकम्स अनबैलेंस्ड, दैट इज करंट एंड वोल्टेजेस आर अनइक्वल। फिर लेट द सिस्टम इज एट नो लोड, तो प्री फॉल्ट करंट्स आर जीरो। हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में जो एनालिसिस करेंगे सिंपलिसिटी के लिए थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द मॉड्यूल हम लोग सिस्टम को ये मानेंगे कि सिस्टम नो लोड पे काम कर रहा है, ठीक है। सिस्टम नो लोड पे काम कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे जो प्री फॉल्ट करंट्स हैं वो जीरो है। नो लोड पे करंट जीरो होती है, तो यही हम यहाँ पे अजम्पशन होगा हमारा, जिससे हमारे सिलेबस में ही है कि हम सिस्टम को नो लोड पे मानते हुए अपनी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर लोड मानेंगे तो हमारी एनालिसिस काफी डिफिकल्ट हो जाती है और जनरली हम लोग नो लोड पे ही एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, समझिएगा, इसे मान लीजिए, कंसीडर करिए थ्री फेजेस ए बी सी, थ्री फेजेस हैं, ठीक है। आई ए, आई बी और आई सी तीनों फेज में करंट हैं, पोस्ट फॉल्ट करंट्स हैं। वी ए, वी बी, वी सी पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस हैं तीनों फेजेस के। मान लीजिए फॉल्ट जो हमारा हो रहा है, कंसीडर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट पॉइंट एफ इन फेज ए। फेज ए में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारा हुआ, किसके थ्रू हुआ? ZF के थ्रू हुआ। जो हमारा फॉल्ट इंपिडेंस है वो क्या है? ZF, ठीक है। अगर सॉलिडली ग्राउंडेड होगा तो ये ZF शॉर्ट हो जाता है। अगर अर्थिंग रॉड वगैरह से कनेक्ट है, किसी मेटल वायर से कनेक्ट है, जो कि प्रैक्टिकल केस होता है, तो उस वक्त हमारा ZF आता है। कहीं कहीं पे कैलकुलेशन के लिए सॉलिडली ग्राउंडेड कहा जाता है, तो उस वक्त माना जाता है कि ZF हमारा शॉर्ट है। तो हम लोग जनरलाइज केस के लिए ZF को लेके अपनी कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एट द फॉल्ट पॉइंट एफ, फॉल्ट पॉइंट एफ पे पोस्ट फॉल्ट करंट्स, अब हम देखेंगे कि जो हमारी पोस्ट फॉल्ट करंट्स हैं वो क्या है? आई ए इज इक्वल टू आई एफ, जो फॉल्ट करंट फ्लो कर रही है आई एफ वो आई ए के बराबर हो जाएगी। आई बी और आई सी जीरो होंगी पोस्ट फॉल्ट में, क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को नो लोड माना है, मींस प्री फॉल्ट करंट्स हमारी यहाँ पे जीरो है। क्योंकि प्री फॉल्ट करंट जीरो है और ये हेल्दी फेजेस हैं, तो जो प्री फॉल्ट करंट होगी वही पोस्ट फॉल्ट करंट होगी हेल्दी फेजेस में। अब कोई फॉल्टेड फेज है वो अलग की बात है, वहां पे हमारी फॉल्ट करंट आई एफ हो जाएगी, लेकिन बाकी के दो फेजेस में हमारी करंट जीरो होंगी, ठीक है। अब वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट एफ,
VA इज इक्वल टू ZF IF। VA इस फॉल्ट F पॉइंट F पे हमारा वोल्टेज क्या है, VA इज इक्वल टू ZF इंटू IF। ठीक है, ये है। VB और VC को हमें नहीं मालूम है, क्या वहां पे पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस होंगे, वो हम कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहां से देखिएगा कि हमारा एम क्या है। हमारा एम ये है कि हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़ा था अभी पीछे के मॉड्यूल में, हमने यही कहा था कि सिमेट्रिकल नेटवर्क हमारा बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के लिए। तो हमने वहां जितने भी सिमेट्रिकल नेटवर्क्स पढ़े थे वो सारे के सारे सीक्वेंस क्वांटिटीज में थे, चाहे वो करंट्स हो और चाहे वोल्टेजेस हो। तो हमारा एम यहाँ पे क्या है कि जो करंट्स को हम करंट्स और वोल्टेजेस इनको सीक्वेंस कंपोनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे करंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वोल्टेजेस के बाद क्या रिलेशनशिप है, फिर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे इस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। तो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट IA1, IA2, IA0, 1/3, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, 1 1 1। ये IA, IB और IC, यही होता है रिलेशनशिप सीक्वेंस सीक्वेंस करंट्स और फेज करंट्स के बीच में, यही रिलेशनशिप होगा, हमने पढ़ा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या है, IA इज इक्वल टू IF है, यहाँ पे IA इज इक्वल टू IF। ठीक है, फॉल्ट करंट है, और IB और IC की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है, ये हमारा। अब हमें IB और IC की वैल्यू 0 है और IA इज इक्वल टू IF है। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप अगर हम निकालेंगे, IA1 इज इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू 1 इंटू IF। ठीक है, और 1/3 का डिवाइडेशन है, अल्फा इंटू IB, IB 0 है तो ये 0, ये वाला टर्म भी 0, 1/3 IF। ठीक है, ये हो गया। अब IA2 क्या होगा, 1/3 IF अल्फा स्क्वायर इंटू 0 0, अल्फा इंटू 0 0। ठीक है, ये भी IF। इन द सेम वे IA0 भी हो जाएगा इस केस में 1/3 IF। ठीक है, ये हो गया। तो इन तीनों रिलेशनशिप से हमें कंक्लूजन क्या मिला, IA1 इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू IA0 इज इक्वल टू 1/3 IF। ये हमें रिलेशनशिप मिला किसके फॉर्म में, सीक्वेंस करंट्स के, सीक्वेंस करंट फॉल्ट करंट के फॉर्म में हमें ये रिलेशनशिप मिल गई। ठीक है, अच्छा, अब इससे अगर हम देखेंगे तो IF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 IA1, ये है, इसे 1/3 IA2 हो जाएगा, इसे 3 IA0 हो जाएगा। ये तो वही करंट्स के बीच में रिलेशनशिप मिल गई। अब हम वोल्टेज के लिए देखते हैं, VA इज इक्वल टू ZF इंटू IF। ठीक है, तो VA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू VA1 प्लस VA2 प्लस VA0, सीक्वेंस कंपोनेंट्स के फॉर्म में VA1 VA2 VA0 इज इक्वल टू VA प्लस है VA हमने क्या निकाला हुआ है, ZF IF। इस फिगर से क्या है हमारा, ZF इंटू IF, ये मिला है हमें। अब ZF IF की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए, इस करंट के जो करंट का हमने रिलेशनशिप निकाला उससे हमें क्या मिला है, 3IA1। ठीक है, तो हमें ये रिलेशनशिप क्या मिल गया, VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इज इक्वल टू 3ZF इंटू IA1। ये हमें रिलेशनशिप मिल गया वोल्टेजेस, सीक्वेंस वोल्टेजेस और जो हमारा
सीक्वेंस करंट है, उसके बीच में रिलेशनशिप हमें मिल गया। अच्छा, हमने शुरू में यहाँ पे सीक्वेंस करंट को सबसे पहले हमने करंट्स वाले कंपोनेंट्स को, जो करंट था, फेज करंट थी, उनके सीक्वेंस कंपोनेंट निकाले, ना कि हमने वोल्टेजेस के सीक्वेंस कंपोनेंट निकाले। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे तीनों फेजेस की करंट पता है, आई बी आई सी तो जीरो ही थी और आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई एफ थी, ये हमें फॉल्ट करंट के फॉर्म में पता थी। लेकिन अगर हम वी ए, वी बी और वी सी की बात करें तो हमें वी ए की तो पता है कि जेड एफ इंटू आई एफ है, लेकिन वी बी और वी सी का नहीं पता है। तो अगर हम इसी तरह से अगर वी ए वन, वी ए टू, वी ए जीरो निकाल दे, इस साइड में क्या आता, वी ए, वी बी और वी सी, वी ए की वैल्यू हमें पता होती, लेकिन वी बी और वी सी की वैल्यू हमें अननोन थी, इसलिए हमने करंट्स को पहले चूज किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये दो रिलेशनशिप हमें मिल गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दो रिलेशनशिप की मदद से हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो हम क्या जानते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होता है, इक्विवेलेंट पॉजिटिव सीक्वेंस थेवेनिन नेटवर्क। थेवेनिन नेटवर्क पॉजिटिव वाले में क्या होता था, हमने देखा था वोल्टेज का कंपोनेंट आता था, लेकिन वोल्टेज का कंपोनेंट आता था, लेकिन निगेटिव और जीरो में वोल्टेज कंपोनेंट नहीं आते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंट पॉजिटिव थेवेनिन या यूं कह लीजिए इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। किस तरह बनता है ये हम देख चुके हैं इस चीज को। ये हमारा ग्राउंड हो जाता है इस तरह से, और यहां पे क्या आता है, वोल्टेज का टर्म आता है वी टी एच, इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज। वो किसके बराबर होता है, E-A1 पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए जो भी E-A1 है, मतलब जो भी प्री फॉल्ट वोल्टेज है उस फॉल्ट पॉइंट पे उसके वही चीज E-A1 होता है, और वो बराबर होता है किसके, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज के। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है, Z1, फिर यहाँ पे ये हमारा A1 टर्मिनल, और करंट जो फ्लो करती है क्या होती है, IA1। इस तरह से होता है इक्विवेलेंट थेवेनिन सीक्वेंस नेटवर्क। इसी तरह से इक्विवेलेंट थेवेनिन ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। नेगेटिव वाले में क्या होता है, ये टर्म हमारा नहीं होता, वोल्टेज का कंपोनेंट नहीं होता है। केवल ये Z2 होता है, फिर ये हमारा A2, ये I2, ये Z2। इक्विवेलेंट थेवेनिन ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क यही आएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, इसी तरीके से इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट थेवेनिन ऑफ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, A0, IA0 और ये Z0। ठीक है, ये हमारे तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क इस तरह से बनता है।
ये सारी चीजें क्लियर है, ये अब पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है, उस फॉल्ट पॉइंट पे जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है वो होता है पॉजिटिव सीक्वेंस वाले कंपोनेंट में। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो होता है उसी कंपोनेंट में होता है। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में वोल्टेज का टर्म नहीं आता है। अब ये जो तीनों नेटवर्क्स हैं हमारे, ये जो दो रिलेशनशिप्स हमें मिली हुई है, इससे हम इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो इस करंट के रिलेशनशिप से देखिएगा क्या आएगा, मतलब क्या है कि हम इन तीनों को मिला के कंबाइंड करके कुछ ऐसा सर्किट बनाएंगे जो इन दो रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा Ia2, नॉट I2, Ia2। ठीक है, तो पहले करंट के रिलेशन Ia1 इज इक्वल टू Ia2 इज इक्वल टू Ia0। तीनों करंट्स आपस में इक्वल है, मतलब Ia1 और Ia2 और Ia इज इक्वल टू Ia0। तीनों करंट्स आपस में इक्वल है। जब करंट्स इक्वल होंगी इसका क्या मतलब हुआ कि जो तीनों नेटवर्क हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे। अच्छा, अब जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप बनता है, वोल्टेज का रिलेशनशिप जो बनता है वो होता है हमारा, वो एडअप हो जाते हैं। सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है, करंट्स हमारी सेम होती हैं। अच्छा, ये जो वोल्टेजेस हैं ये क्या है, VA1, ये आपका VA2, ये है VA0। तो VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इक्वल टू 3ZF इंटू IA1। तो अगर हम इन सीक्वेंस नेटवर्क को कुछ इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये दोनों रिलेशनशिप हमारी सेटिस्फाई हो सकती है। देखिए कैसे, अगर ये जो नेटवर्क्स हैं पहले इनको ये इस तरह सीरीज में यहां से कनेक्ट कर दीजिए। सीरीज में इसका पॉजिटिव ये ग्राउंड से हो गया, इसका पॉजिटिव ग्राउंड से हो गया, ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एड अप VA1, भाई अगर VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इज इक्वल टू 3ZF इंटू IA1। तो यहां से एक 3ZF का इंपेडेंस लगा देते हैं, 3ZF का इंपेडेंस अगर लगा देते हैं तो हमारा क्या आएगा, इंटू IA1। देखिएगा वोल्टेजेस, इसमें अगर KVL लगाएंगे हम लोग तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, IA1 इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू IA0। ये तीनों करंट फ्लो कर रही हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज का रिलेशनशिप देखिए कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इज इक्वल टू 3ZF इंटू IA1। ये वाला वोल्टेज रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गया। इसी के साथ हमें करंट वाला रिलेशनशिप भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। कैसे, IA1 इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू I0, तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। और इसकी वैल्यू अगर फॉल्ट करंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनता है। तो सॉरी, इस तरह से हमें जो हमारा इक्विवेलेंट सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा, इक्विवेलेंट सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इस तरह से हमारा बनेगा। देखिए ये रिलेशनशिप याद करने की आपको जरूरत नहीं है, डेरिवेशन इसलिए समझाया जाता है ताकि आपको स्टेप्स पता हो कि किस तरह से ये बना है। अगर आपने ये याद कर रखा है, ये डायग्राम याद कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल में। तो ये था हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। किस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट सीक्वेंस नेटवर्क किस तरह से बनेगा, ये रहा। तीनों सीक्वेंस नेटवर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे और इन तीनों के सीरीज में 3ZF के इम्पीडेंस के बराबर का इम्पीडेंस कनेक्ट हो जाएगा इन तीनों सीरीज के सीरीज में। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी थ्योरी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे ये जो थ्योरी है ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। फ्रेंड्स, कंसीडर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक पावर सिस्टम ड्रॉ है जिसमें दो जनरेटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं और ये पावर फीड कर रहे हैं एक इनफाइनाइट बस को थ्रू ट्रांसफार्मर T1, ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर T2। ठीक है, ये एक पूरा पावर सिस्टम डायग्राम हमारा दिया हुआ है। मतलब
इमेजिन करिए आप कि हमारा दो जनरेटर्स हैं, दो पावर स्टेशंस हैं नजदीक नजदीक, पावर प्लांट्स हैं, उनका सिंक्रोनाइजेशन हुआ पैरेलल में, फिर वो इनफाइनाइट बस जो है उसको पावर सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ट्रांसफार्मर T1, TL एंड T2। ठीक है, अब जो जनरेटर्स हैं यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्सेस क्या क्या हैं, जनरेटर G1, G2 और ये इनफाइनाइट बस, ये सारे के सारे 1 पर यूनिट दिया हुआ है प्री फॉल्ट वोल्टेज V पर यूनिट, V पर यूनिट, V पर यूनिट, 1 एट द एंगल ऑफ 0, मतलब ये सारे के सारे रेटेड वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, नो लोड पे ये काम कर रहे हैं। हमने ये अभी थ्योरी में कहा कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस को जब भी हम एनालाइज करेंगे तो नो लोड की कंडीशन को अज्यूम करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अच्छा, और आगे क्या दिया हुआ है, T1 का कनेक्शन डेल्टा स्टार ग्राउंडेड, T2 का कनेक्शन स्टार ग्राउंडेड एंड डेल्टा ट्रांसमिशन लाइन ये है। ठीक है, फॉल्ट कहाँ हो रहा है, फॉल्ट T1 के स्टार साइड में किसी एक फेज पे फॉल्ट हुआ है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब एक फेज और ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है कहीं पे। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट IF कैलकुलेट करना है। ठीक है, पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं, क्या क्या इनके पैरामीटर्स हैं इसमें देखिए, G1 का पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस दिया हुआ है। इसी तरह G2 का दिया हुआ है 0.25 एंड यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हुआ है। इनफाइनाइट क्यों दिया हुआ है, इनफाइनाइट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसका स्टार पॉइंट है वो ओपन है, इन दोनों का स्टार पॉइंट सॉलिडली ग्राउंडेड है, लेकिन यहाँ स्टार पॉइंट ओपन है। जब ओपन हो गया तो क्या हुआ, जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क वाला सर्किट हुआ उसमें ओपन सर्किट हो गया, मीन्स उसका इंपीडेंस इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट इसीलिए दिया हुआ है। अब इनफाइनाइट बेस जो हमारी है वो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस 0.15, निगेटिव 0.15 एंड जीरो सीक्वेंस 0.05। ठीक है, इनकी वैल्यूज दी हुई है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे सॉलिडली ग्राउंडेड, ये भी सॉलिडली ग्राउंड है, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड है, इसका भी न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड है, G2 का न्यूट्रल पॉइंट अनग्राउंडेड है, ओपन है। ठीक है, इसी तरह लाइन के लिए दिया पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। हमने देखा था लाइन में भी हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस बराबर होते हैं, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस उससे कुछ ज्यादा होता है, 2 या 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स ज्यादा है। ट्रांसफार्मर T1, T2 के लिए जो पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस है वो दोनों बराबर है 0.15 के इक्वल। हमने ये देखा था ट्रांसफार्मर में जो भी पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा या निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा या जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होगा, किसके बराबर होता था, लीकेज इंपीडेंस के बराबर होता था। तो ये चीज यहाँ पे इससे प्रूफ होती है, ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो चीजें वो सारी चीजें यहाँ पे प्रूफ हो रही है इस न्यूमेरिकल डाटा से। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फॉल्ट करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब अप्रोच हमारी क्या होती है, सबसे पहले हम जो भी पावर सिस्टम हमारा दिया हुआ है उसके लिए पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, इक्विवेलेंट थेवेनिन पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उनका इक्विवेलेंट थेवेनिन निकालेंगे, फिर उसके बाद लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है चूंकि तो इसको सीरीज में कनेक्ट करके जो भी हमारी फॉल्ट करंट होगी इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस वगैरह कैलकुलेट करें उसी सर्किट से हमारा सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होगा, इस सिस्टम के लिए अलग अलग पहले पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ किया जाए, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला जाए सबका, फिर उसके बाद सीरीज में कनेक्ट कर जाए। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं अब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। हमारा रेफरेंस है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जनरेटर के लिए जब भी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हम ड्रॉ करते थे तो उसमें वोल्टेज का कंपोनेंट आता था जो प्री फॉल्ट वोल्टेज होता था। यहाँ प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना दिया, 1 एट द एंगल ऑफ 0। निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में हमारा वोल्टेज का कंपोनेंट नहीं आता है। तो अभी हम पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो जीरो सीक्वेंस ईएमएफ वाला कंपोनेंट
पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ वाला कंपोनेंट आएगा और किस तरह से कनेक्ट होगा वो वहां पे हमने देखा था। जो निगेटिव साइड है वो रेफरेंस से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव साइड इंपीडेंस से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस से। तो कुछ इस तरह से ये हमारा E1 किसके लिए? G1 के लिए, 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक। और ये क्या है? Z1 G1 के लिए, जो भी दिया और रख देंगे इसको अलग से फिर से। यहाँ पे ये आ गया, इस तरह से हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनता है जनरेटर के लिए। अब दूसरा G2 इसी के पैरेलल में कनेक्ट है, तो सेम इसी तरह से G2 के लिए बनेगा E1 G2 इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये हमारा बन गया Z1 G2 के लिए आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या अगला कंपोनेंट है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर केस में हमने देखा था पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए हमारा ट्रांसफार्मर केवल एक सीरीज इंपीडेंस कनेक्ट हो रहा था जो कि लीकेज इंपीडेंस के बराबर था या रिएक्टेंस के बराबर था। तो यहाँ पे केवल आ जाएगा ये Z1 T1 जो भी है। फिर लाइन में हमने देखा था जो भी आ रहा था पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए केवल एक सीरीज इंपीडेंस आ रहा था, ये Z1 लाइन, ठीक। इसी तरीके से हमारा क्या है? फिर ट्रांसफार्मर T2 आ गया, Z1 T2 ये हो गया। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट वर्ग एक इंपीडेंस सोर्स है तो जनरेटर की तरह काम कर रहा है, तो इसका भी इक्विवेलेंट नेटवर्क जनरेटर की तरह ही बन जाएगा। ये E1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये सारा दिया हुआ है। Z1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू जो भी है। अब इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। पहले देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए क्या क्या दिया हुआ है, ये टर्म्स दिए हुए। G1 के लिए रिएक्टेंस क्या है? 0.15, ठीक है। G2 के लिए रिएक्टेंस क्या है? 0.25, ठीक है। अब इनफाइनाइट वर्ग के लिए रिएक्टेंस क्या है? 0.15। लाइन के लिए क्या है? 0.2। T1 और T2 के लिए 0.15, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, ठीक। फॉल्ट कहाँ हो रहा है? फॉल्ट हमारा हुआ है T1 के स्टार वाले साइड, मतलब जो लाइन वाला साइड है वहां फॉल्ट हुआ है। ट्रांसफार्मर T1 का इंपीडेंस ये है, इसके लाइन वाले साइड में यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट पॉइंट कौन सा? ये है F, फॉल्ट पॉइंट ये है F। अब हमें क्या करना है? जैसे ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बना लिया हमने, ठीक है। इसी तरह हमें निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, फिर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे। तो क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ये बना लिया है, तो इसका अब हम लोग पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्री फॉल्ट वोल्टेज क्या है फॉल्ट पॉइंट पे, वो हमें लिखना है। क्योंकि ये कहा कि हर पॉइंट पे, क्योंकि सिस्टम नो लोड पे है मींस जो प्री फॉल्ट करंट है वो जीरो है। ये एक आइडियल केस है, नो लोड पे है मतलब प्री फॉल्ट करंट जीरो है। तो जो भी यहाँ पे वोल्टेजेस हैं ये सारे वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलेगा प्री फॉल्ट वोल्टेज। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज क्या हो जाएगा? VTH इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री पर मिनट। अब आती है बात हमारी इक्विवेलेंट थेवेनिन इम्पीडेंस फॉर दिस नेटवर्क। इक्विवेलेंट थेवेनिन निकालना है इस फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच में जो इक्विवेलेंट थेवेनिन आ रहा है, इक्विवेलेंट थेवेनिन इम्पीडेंस निकालना है। देखिए वोल्टेज तो हमने निकाल लिया इस कंडीशन से कि नो लोड पे रन कर रहा है सिस्टम और रेटेड वोल्टेज पे। नो लोड पे है तो मींस कि हमारी जो करंट है प्री फॉल्ट जो करंट है नो लोड पे वो जीरो है, जो कि आइडियल एक केस है, ठीक है। और रेटेड वोल्टेज पे है तो मींस 1 पर यूनिट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखिए सोर्स पे हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 एट द एंगल ऑफ 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, इसका मतलब कहीं भी जगह पे कोई ड्रॉप नहीं है।
ड्रॉप नहीं है इसका मतलब हर पॉइंट पे वोल्टेज है वो 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री के सॉरी के बराबर है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालेंगे, अब दूसरा क्या आता है हमें इक्विवेलेंट थेवेनिन इंपीडेंस कैलकुलेट करना इस फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, तो इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट। ठीक, तो पहले देखिए यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क आएगा वो हम ड्रॉ करते हैं। क्या होता है इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क में? VTH इज इक्वल टू क्या आ गया, E1 इज इक्वल टू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये हमें ये समझ में आ गया ना, ये कहाँ से VTH, ये 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री हुआ, ये जो कंडीशन नो लोड की और रेटेड वोल्टेज की दी है उससे ही मिला। इसके सीरीज में क्या कनेक्ट होता है, ZTH Z1 TH, फिर ये इस तरह से हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा, इक्विवेलेंट थेवेनिन पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इस तरह से बनेगा। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे Z1 TH को कैलकुलेट करना है इस डायग्राम से, इस सर्किट से। तो जब Z1 TH को हम कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट थेवेनिन इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होता है, ये जितने वोल्टेज सोर्सेज हैं इनको क्या कर देते हैं हम लोग, शॉर्ट कर देते हैं। These are replaced by their impedances, मतलब ये पूरा का पूरा इस तरह से, ये सारे के सारे इस तरह से शॉर्ट हो जाएंगे, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाते हैं और करंट सोर्स जीरो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये इम्पीडेंसेस है तो हम इसको आसानी से सर्किट से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। देखिए ये 0.15 ये 0.25, इन दोनों का पैरेलल वो जो आएगा इक्विवेलेंट आएगा कुछ इस तरह से बनेगा। J 0.15 पैरेलल टू J 0.25, इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा J 0.094। यहाँ मैंने कैलकुलेशन लिखी हुई है ताकि मुझे टाइम ना लगे फिर कैलकुलेशन करने में। देखिएगा जो आप इसको करेंगे तो यही हमें मिलेगा। हमारा पर्पस यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का ये होता है कि आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे कैलकुलेटर से या वैसे भी कैलकुलेशन कर लेंगे, वो आपकी स्पीड है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कितनी तेजी से कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे हो रहा है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया, ये आ गया। अब इन दोनों में जब J 0.094 प्लस J 0.15 कितना आ जाएगा, ये 4 J 0.244 समथिंग ऐसा आएगा। 4 हो गया, 9 5 14, फिर 1 0 2, ये आ गया J 0.244। ये हमारा इस वाले इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आ गया। ठीक है, ये मिल गया। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 0.2 0.15 0.15 J 0.5, यही आ जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट आया हमारा J 0.5। ठीक, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, J 0.244 पैरेलल टू J 0.5। J 0.5, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा J 0.164 J 0.164। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें जो क्या मिला, ये Z1 TH इक्विवेलेंट थेवेनिन इंपीडेंस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में क्या मिल गई, J
0.164, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई Z1 TH के लिए। अब इसी तरीके से देखिएगा, अब हमें निगेटिव सीक्वेंस में देखिए कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। कैसे? अब जब निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ड्रॉ करेंगे हम, ये जब हम निगेटिव सीक्वेंस, ये पॉजिटिव हो गया इक्विवेलेंट थेवेनिन, ठीक। निगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है, ये सारे के सारे ये Z2 हो जाएंगे, बस 1 की जगह पे 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, मतलब 2 का मतलब निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस। इसमें निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस में हमारा वोल्टेज कंपोनेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज शॉर्ट है सारे सारे। अब इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस, अब इनकी वैल्यूज देखिए, Z2 G1 के लिए 0.15 ही है, Z2 G2 के लिए भी 0.25 है, 0.15 इसके लिए भी है, आपके इनफाइनाइट बस के लिए भी है, फिर लाइन के लिए वही चीज है। मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस दोनों बराबर है इस न्यूमेरिकल में। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सीक्वेंस इक्विवेलेंट थेवेनिन क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, केवल एक ये हमारा A2, ये हमारा A1, ये हमारा IA1, ये हमारा IA2, ये माइनस प्लस VA1 पूरा लिख देते हैं, माइनस प्लस VA2, ठीक है। और यहाँ पे ये Z2 थेवेनिन जो भी आ रहा है ये 0.164 ये आएगा, इसी के बराबर आएगा क्योंकि सारे के सारे इंपीडेंसेस बराबर है। अब खेल शुरू होता है जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। पहले हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, फिर जीरो इक्विवेलेंट थेवेनिन जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस क्या आएगा वो देखेंगे। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क रेफरेंस बनाइए, ठीक है। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हम लोग कनेक्शन का खासा ध्यान रखते हैं, मतलब खास ध्यान रखते हैं, ठीक है। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में कहीं भी वोल्टेज का कर्व नहीं आता है। तो ये देखिएगा G1 में, G1 का न्यूट्रल क्या है, स्टार ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Z1 Z0 G1, ठीक। ये हमारा अब पैरेलल में क्या कनेक्ट है, आपके G2 कनेक्ट है, लेकिन इसका ये G2 हो गया, ये पैरेलल कनेक्ट हो गया, ठीक है। Z0 G2 जो भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ओपन रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका स्टार पॉइंट अनग्राउंडेड है, स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट अनग्राउंडेड है, इसलिए यहाँ पे ओपन रहेगा, रेफरेंस जीरो से कनेक्ट नहीं हुआ, इसमें ग्राउंडेड है इसलिए जीरो से कनेक्ट हो गया था, ठीक है। Z0 G2 इस तरह बन गया। देखिए अब ट्रांसफार्मर की बात आती है, तो ट्रांसफार्मर का हमने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाया था, कुछ इस तरह से बनता था हमारा। कैसे बनता था याद करिएगा, P1 P2 S1 S2 Z0, ये सर्किट वाइज बनती थी। मैंने कहा था ये की पॉइंट आप याद रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब देखिएगा इसका प्राइमरी साइड जो है वो क्या है, डेल्टा कनेक्टेड। P1 और P2 कब क्लोज होता है, जब डेल्टा साइड होता था। S1 S2 स्टार ग्राउंडेड, नॉट केवल स्टार नहीं, स्टार ग्राउंडेड। अगर स्टार ग्राउंडेड नहीं तो ये ओपन रहेगा। देखिएगा प्राइमरी साइड जो जनरेटर साइड है वो क्या है, P1 है, मतलब ये
कनेक्ट है P1 स्विच, S1 ओपन है, तो हमारा जो बनेगा इस तरह से, यहाँ से ये P1 कनेक्ट हो गया और ये हमारा Z0 T1 कनेक्ट हुआ। Z0 T1 की वैल्यू जो भी अभी रखेंगे हम लोग, अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नहीं, पहले हम देख लेते हैं किस तरह से नेटवर्क हमारा बन रहा है। ठीक है, अब सेकेंडरी साइड में क्या है, स्टार है और ग्राउंडेड है। स्टार है ग्राउंड के स्विच S2 क्लोज, मतलब ये सीरीज इस तरह से ये क्लोज है, ये ठीक है, ये क्लोज है ये वाला स्विच। ठीक है, ये हमारा किसके लिए होगा, T1 के लिए होगा। ट्रांसमिशन लाइन के लिए केवल एक इम्पीडेंस Z0L ये है। अब इसी तरह से अगर अब T2 के लिए देखिए, प्राइमरी साइड स्टार ग्राउंडेड, तो इसका स्विच ये क्लोज हो गया, सीरीज वाला ये वाला। ठीक है, और Z0 T2 जो भी वैल्यू है, डेल्टा दूसरा सेकेंडरी साइड क्या है, डेल्टा, तो P1 P2 हमारा क्लोज होगा, S2 क्या हो जाएगा, ओपन। ये हमारा यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगी और यहाँ से ये P2 ये यहाँ से क्लोज। अब इसके बाद जनरेटर सॉरी इनफाइनाइट बस है। इनफाइनाइट बस में क्या, Z0 इनफाइनाइट जो भी वैल्यू आएगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रल इसका ग्राउंडेड है तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बन गया इसके लिए। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। G1 के लिए 0.08, G2 के लिए ये इनफाइनाइट हो गया, ओपन है, ये इनफाइनाइट ही है, ओपन मतलब ये हुआ। इनफाइनाइट बस के लिए 0.05। ठीक है, अब लाइन के लिए 0.4, ट्रांसफार्मर T1 और T2 के लिए 0.15 ये है। अब देखिएगा फॉल्ट कहाँ हुआ था, फॉल्ट हुआ हमारा ट्रांसफार्मर T2 के लाइन वाले साइड में, मतलब यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं, ये फॉल्ट पॉइंट है हमारा, फॉल्ट पॉइंट। अब इस फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब फॉल्ट पॉइंट का इंपीडेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या है फॉल्ट पॉइंट पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो हमें कैलकुलेट करना है इस जीरो सीक्वेंस नेटवर्क से। देखिएगा अब सर्किट ये ओपन है, इधर से ये ओपन है, तो हमारी जो सर्किट मिली हमारी, इसे कह लीजिए इफेक्टिव सर्किट जो मिली हमें फॉल्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, केवल ये मिली, क्लोज सर्किट जो हमें मिली ये मिली। ये वाला कंपोनेंट हमारा इसकी वजह से ओपन हो गया है, ये वाला कंपोनेंट इसकी वजह से ओपन हो गया है। तो अब इसका हम निकाल लेते हैं, जो भी इसका आएगा आपका मतलब इक्विवेलेंट इंपीडेंस जो भी आएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट, देखिएगा Z0TH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, J 0.15 प्लस सॉरी ये पैरेलल है, इसके J 0.4 प्लस J 0.15 ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, J 0.15 पैरेलल टू J 0.55 ये आ गया। कितना आएगा इसका, J 0.118। ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, हमें मिल गया। अब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए भी हमें थेवेनिन मिल गया, मतलब इक्विवेलेंट थेवेनिन इंपीडेंस मिल गया। तो जीरो सीक्वेंस के लिए कैसे आ जाएगा, Z0TH इज इक्वल टू J 0.118 ये है, ये माइनस प्लस VA0 A0 IA0, ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट थेवेनिन ऑफ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब हमें देखिए यहाँ तक का स्टेप तो सारे फॉल्ट्स के लिए सेम है
कि हमें इक्विवेलेंट पहले सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, उसके बाद उनका इक्विवेलेंट थेवेनिन निकालना है। अब जो यहाँ से बदलता है कि जो टाइप ऑफ फॉल्ट पे किस तरह से कैलकुलेशन, अब यहाँ से चेंज होगा। यहाँ तक का कैलकुलेशन तो हमारा सेम रहेगा, चाहे जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो, चाहे वो लाइन टू लाइन हो, चाहे लाइन टू ग्राउंड हो, चाहे डबल लाइन टू ग्राउंड हो, सबके लिए यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो तो सेम है, लेकिन अब डिफर करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की कंडीशन के हिसाब से। जैसे हमने अभी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में देखा कि किस तरह से हमारे ये तीनों सीक्वेंस नेटवर्क आपस में सीरीज में कनेक्ट हो रहे थे। VTH is equal to E1 is equal to 1 at the angle of 0 degree। ये वाला पॉजिटिव वाला रखेंगे पहले। Z1TH is equal to J.164। ठीक है, ये हमारा A1 हो गया, माइनस प्लस VA1। करंट कौन सी फ्लो कर रही है? IA1। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव सीक्वेंस के लिए हमारी जो करंट वो नेटवर्क बन रहा है वो कैसे बन रहा है? A2 माइनस प्लस VA2, करंट IA2, इम्पीडेंस Z2TH इज इक्वल टू वही सेम वैल्यू है J.164। ठीक है, इधर जीरो सीक्वेंस के लिए क्या बन रहा है? ये माइनस प्लस VA0 IA0 Z0TH कितना आया था? 0.118। ठीक है, ये आ गया। अब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के हिसाब से हमें इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देना है इस तरह से। ये सीरीज में कनेक्ट हो गए और यहां से ये इसके थ्रू फॉल्ट इंपीडेंस के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि फॉल्ट इंपीडेंस हमारा नहीं दिया हुआ है तो हम इसको मानेंगे क्या? ये सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगी ये इस तरह से करंट फ्लो करेगी। IA1 इज इक्वल टू IA2 इज इक्वल टू IA0। ठीक है, 1/3 IF इसके बराबर होगी करंट, ये फ्लो करेगी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? IF को कैलकुलेट करना है, फॉल्ट करंट को। उसके लिए अगर हमें IA1 IA2 IA0 मिल जाए, कोई भी एक करंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट से हमें IA1 को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे IA1 IA2 और IA0 तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो IA1 को जो कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? KVL अगर लगाएंगे इसमें इस तरह से, KVL इस लूप में लगाएंगे अगर, तो क्या आएगा? IA1 इज इक्वल टू E1, ठीक है, अपॉन Z1TH प्लस Z2TH प्लस Z0TH, ये आ जाएगा। E1 की वैल्यू 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, Z1TH की वैल्यू क्या आएगी? J 0.164, Z2TH की वैल्यू J 0.164, Z0TH की वैल्यू J 0.118। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इसमें J 2.24 पर यूनिट करंट में मिलेगी। IA1 हमें ये मिलेगी। ठीक है, ये करंट हमें मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें फॉल्ट करंट IF जो हमारी आएगी, फॉल्ट करंट IF इज इक्वल टू 3 इंटू IA1, 3 इंटू J 2.24, कितना जाएगा? J 6.72। ये देखिएगा J ऊपर जाएगा, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस।
ठीक है, ये करंट हमें मिल रही है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट, इसके बराबर फॉल्ट करंट हमें ये मिल गई। अब देखिएगा हमें फॉल्ट करंट मिल गई है, अब हमें अगर जो कि हमारे वोल्टेजेस हैं वो अगर पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए अगर हमें देखिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ किस तरह से कैलकुलेट होगा। अगर VA मान लीजिए फेज पे हमने माना था, VA इज इक्वल टू क्या होता है, VA1 प्लस VA2 प्लस VA0, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया, क्योंकि फॉल्ट हमारा ग्राउंडेड है, ये किसके बराबर था, ZF IF के बराबर, क्योंकि ये शॉर्ट है तो ZF शॉर्ट मतलब ये 0 इंटू IF, तो ये 0। जो फेज ए पे वोल्टेज है, फेज ए पे जो भी है मतलब सॉलिडली ग्राउंडेड, एक एस्पेक्ट से हमने ये देख लिया कि सॉलिडली ग्राउंडेड था तो ZF की वैल्यू 0 हो गई थी। जब ZF की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो उसकी वजह से हमारा ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया। अब अगर हम सीक्वेंस कंपोनेंट से अगर VA1 VA2 और VA0 के हिसाब से भी देखेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा VA के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हमें VA1 VA2 VA0 कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। VA1 को अगर कैलकुलेट करना है तो VA1 इज इक्वल टू, यहाँ पे KVL लगाइए ऐसे, लूप 1, KVL इन लूप 1 माइनस E1 प्लस IA1 इंटू Z1TH प्लस VA1, आ जाएगा इस लूप के हिसाब से। अब VA1 की वैल्यू क्या आ गई, E1 माइनस IA1 इंटू Z1TH, E1 की वैल्यू क्या है 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, माइनस IA1 की वैल्यू माइनस ऑफ J 2.24, Z1TH की वैल्यू Z1TH J 0.164। इस तरह से देखो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें VA1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह हम VA2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा, VA2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे KVL लगा लीजिए इस तरह से, VA2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA2 इंटू Z2TH, IA2 IA1 के बराबर है माइनस ऑफ माइनस J 2.24 इंटू Z2TH कितना J 0.164। इस तरह से हमें मिल जाएगा, इसकी वैल्यू VA2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से हम VA0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें VA2 VA1 VA2 और VA0 मिल गया है तो हम कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर मतलब फेज ए पे अगर पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे इसके हिसाब से VA1 और VA2 और VA0 को एडअप करके, तब भी हमें यही 0 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, बाकी के वोल्टेजेस के बाकी के जो भी मतलब फेज बी और फेज सी पे जो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, VB पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 प्लस VA0। इस तरह से VC के लिए अल्फा VA1 प्लस अल्फा स्क्वायर VA2 प्लस V0। इस तरह से VA VB और VC पोस्ट फॉल्ट वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। देखिए अप्रोच क्या थी हमारी, अप्रोच ये थी कि सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ किया, उसके बाद हमने IA1 की वैल्यू निकाल ली जो कि सीरीज होने का IA1 IA2 IA0 बराबर है। उसके बाद हमने फॉल्ट करंट को कैलकुलेट कर लिया। फिर ये कहा जाए कि जो हेल्दी फेजेस हैं उन पे क्या वोल्टेज है, और या फिर जो भी जहां भी जिस फेज पे फॉल्ट हुआ है वहां पे क्या वोल्टेज है, वो भी हम इस VA1 VA2 VA0 को कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट दिया लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए बहुत ही ग्राउंड से दिया, बेसिक से दिया हुआ है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।